अच्छा, सबसे पहले ये है कि हम लोगों ने प्रेगनेंसी में हमें किस तरीके से उसको हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कि हम लोगों की डाइटरी मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस तरीके से चलेगी। तो अगर हम लोगों ने उस चीज़ को डिटेल में स्टडी करना है तो सबसे पहले हम लोगों ने उसकी प्रिपरेशन हम लोगों ने उसकी प्री टर्म चीज़ों को लेके चलना है। ये नहीं होता है कि अगर किसी को आज पता चला है कि उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है तो उसने आज से मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है। क्योंकि आपके बॉडी के स्टोर्स बहुत उस चीज़ के लिए अहमियत के हामिल होते हैं। तो इसलिए कहते होते हैं कि अक्सर आप कभी लोगों ने कभी सुना होगा कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, वो इस तरीके से कहना शुरू कर देती हैं कि बिफोर प्रेगनेंसी आप लोगों को 3 टू 4 मंथ्स एट लीस्ट, ठीक है? ये एक सप्लीमेंटेशन से जो कहा जाता है कि सप्लीमेंटेशन से कहा जाता है कि 3 टू 4 मंथ्स उनके स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स होते हैं कि आप लोगों को वो लेना स्टार्ट कर देने चाहिए। लेकिन अगर एक मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो आपको कम से कम 12 टू 18 मंथ्स, ठीक है? उसमें आपने क्योंकि न्यूट्रिशन ने तो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी के स्टोर्स को एक्टिवेट करना है। तो आपको 12 टू 18 मंथ्स पहले अगर आपने न्यूट्रिशन से लेके चलना है तो आपको अपनी बॉडी को सेटअप करना पड़ता है, उसको अपनी डाइट को बेहतर बनाना पड़ता है। अच्छा, a mother bring to her pregnancy all of her previous life experience, diet, food, habits, attitudes. ऐसे नहीं हो सकता है कि एक मदर she has conceived in 25 years of her age और पहले बस उसने उस प्रेगनेंसी के दौरान वो बहुत अच्छी डाइट ले रही है और उसने अपने 25 साल के अंदर जस्ट कोक्स, बर्गर्स, शवारमास, चॉकलेट्स, कैंडीज हर चीज इस तरीके की खाई है। ठीक है, उसके जो स्टोर्स हैं उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसके स्टोर्स के अंदर सिर्फ फैट है और वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क इन चीज़ों की अपनी पूरी एक्सचेंजेस को पूरा कर रही है और वो कहेगी कि मेरे उसकी जो नेक्स्ट लाइफ है, उसका बेबी है, उसकी पूरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएँगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये आपकी पिछली लाइफ के साथ कनेक्टेड होती है कि आपकी बॉडी के स्टोर्स कितने ज़्यादा अच्छे थे। बट इफेक्ट्स अकर बिफोर द 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। बिफोर द 10th वीक का मतलब इसका न्यूरल ट्यूब, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, जो कि आपके 1 टू 2 मंथ प्रेगनेंसी के अर्ली स्टार्ट में जिसके अंदर डाइट आपकी काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस दौरान वॉमिटिंग, स्पिटिंग वो वाले बहुत ज्यादा इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। तो उस दौरान तो आपका बॉडी में कुछ खास एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पा रही होती, तो फोलिक एसिड तो फिर बहुत नेक्स्ट लेवल की बात होती है जो कि आपकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को खत्म करने में आपकी मदद करता है। तो ये होता है कि जो न्यूरल ट्यूब इस तरह के 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले अगर आपकी बॉडी के स्टोर्स में होंगे तो बच्चे की न्यूरल ट्यूब सही तरीके से डेवलप हो पाएगी। अगर वो स्टोर्स में नहीं है और उसकी फोलिक एसिड उसके स्टोर्स में नहीं था, उसकी न्यूरल ट्यूब डेवलप हो चुकी है तो उसके अंदर डिफेक्ट्स पैदा हो जाएंगे। फिर इसके बाद है द आउटकम ऑफ आवर बेबीज हेल्थ डिपेंड्स ऑन मदर्स न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रीपेयर्ड बाय 2 इयर्स अहेड। तो वही बात जो आ गई है कि जो बेबी की न्यूट्रिशन उसका जो जितनी भी बॉडी की डेवलप होगी, जिसमें अगर मैं एक 10th वीक की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा हम इम्पोर्टेंट इस चीज को कंसीडर करते हैं, हम उसकी न्यूरल ट्यूब होती है। तो जो कम से कम वो कहा जाता है वो 16 टू 18 मंथ्स कहा जाता है, 2 इयर्स कह लो जो कि 24 मंथ्स बनते हैं। तो कम से कम इतने पहले आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है। इस स्लाइड के अंदर अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क। अच्छा, जो ये मेरी जो सबसे फेवरेट है वो ये वाली स्लाइड है कि हम लोग को पता ही नहीं होता कि वेट गेन रिकमेंडेशंस कितनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, एक मेरे पास लेडी आती हैं वो नॉर्मल बीएमआई के साथ आती हैं, एक अंडरवेट आती हैं, एक ओवरवेट आती हैं और एक ओबीज आती है और एक मॉर्बिड ओबीज की भी आगे रेंज में चली जाती है। तो अगर वो मेरे पास आती हैं तो मुझे कहती हैं कि क्या मेरा वेट ठीक है? क्या मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कितना एक लेडी को वेट गेन करना चाहिए? तो वो लेडी टू लेडी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक मेरे पास अंडर वेट आती है जिनका 18.5 से वेट कम है, तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग 9 मंथ्स में सजेस्ट करूंगी कि आपको इतना वेट गेन करना चाहिए 28 टू 40 पाउंड्स, जो कि ऑलमोस्ट 15 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो 15 टू 18 केजी तक बनेगा। ठीक है, पाउंड्स में मैंने लिखा हुआ है। तो एक जो लेडी जो अंडर वेट है उनको इतना वेट गेन, अगर वो उनका फॉर एग्जाम्पल अगर उनका पहले मैं उनसे पूछती हूँ, मैं कहती हूँ कि आपका पहले वेट कितना था, उनका मैं बीएमआई लगाती हूँ, उनका बीएमआई इतना कम आता है। फॉर एग्जाम्पल उनका वेट था 50 था, तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान वो मेरे पास लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आती है तो वो कहती है कि मेरा उनका उस वक्त मैं वेट मेजर करती हूँ 65 केजी तक होता है। तो आई विल से यू आर ओके, क्योंकि मैंने तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेनी है, तो जो मेरे एंथ्रोपोमेट्रिक में जो सबसे मेन आएगा वो वेट आएगा, तो जो कि बिल्कुल ठीक होगा। इसी तरह अगर वो मेरे पास नॉर्मल वेट में है तो उनका 25 टू 35 पाउंड्स तक अगर इंक्रीज इतना इस रेंज में जा रहा है, इट्स ऑल राइट। इसी तरह ओवर वेट की रेंज में ये इतना
15 टू 25 पाउंड्स होगा, अगर ओबीज़ होंगे तो 11 टू 20 पाउंड्स हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है जैसे-जैसे आप ओबीज़ ओवरवेट की रेंज में चले जाते हो, आपका बॉडी में पहले ही फैट एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो उस दौरान कहा जाता है कि आपने वेट कम गेन करना है, आपने मज़ीद अपनी बॉडी के अंदर फैट नहीं स्टोर करना है, क्योंकि आपकी बॉडी में पहले ही फैट काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। तो फिर ये कहा जाता है अगर इससे ज़्यादा रेंज में होगा तो आपने अपना वेट कम करना है, नहीं तो आपकी डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर अगर किसी को इश्यू है तो काइंडली पूछें, नहीं तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड है द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, अगर आपके पास कोई भी लेडी आती है तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर उसका ब्लड प्रेशर मेजर करते हो, मैं एक आम केस आपके साथ स्टडी कर रही हूँ। आप उसकी ब्लड शुगर आपके पास कोई भी लेडी आती है या फिर वो आपके पास अपने डायग्नोसिस के साथ आती हैं। तो अगर उसका ब्लड प्रेशर आप मेजर करते हो या उसके ऊपर रिटन है कि आप मेजर करते हो, आप उसका ब्लड प्रेशर देखते हो, आप उसकी ब्लड शुगर चेक करते हो और इसके अलावा उसके पास कोई किट थी इन्फेक्शन वाली, आप वो वाली देखते हो और इस तरीके का या वो बहुत उसके आप बिहेवियर उसका चेक करते हो, तो उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कभी भी उसके मूड स्विंग देख के उसे साइको नहीं कह सकते। आप उसका ब्लड प्रेशर अगर थोड़ा-सा उसका इंक्रीज़ है तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि आप हाइपरटेंशन की पेशेंट बन चुके हो और आप उसको मेडिसिन देना शुरू कर दो। या फिर आप उसको इस तरीके की डाइट देना शुरू कर दो जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती है। या फिर अगर उसका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रेज़्ड है, तो आप कभी भी उसको इस बात में नहीं मोटिवेट कर सकते हो कि बस आज जाते साथ ही आपने अपनी बिल्कुल डाइट से कार्ब्स निकाल देने फलां-फलां। जिस तरह जब आप कम एज में होते हो बिफोर 25 इयर्स, कुछ एज के साथ फैक्टर्स लिंक होते हैं, कुछ कंडीशंस के साथ, जिस तरह आपकी जैसे 25 इयर्स से कम एज होती है, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहेगा। ये एक नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है? जैसे-जैसे आपकी एज इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है आफ्टर 30s, आपका ब्लड प्रेशर जिस तरह 80 एंड 120 को नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसीडर किया जाता है, आपका 130, 140 ना एक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। वो एक एज लिंक फैक्टर है। ठीक है? अगर आप उसको कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं कहोगे, वो एक उसके साथ एसोसिएटेड कंडीशन है। इस तरीके से प्रेगनेंसी के साथ दौरान कुछ कंडीशंस एसोसिएटेड होती हैं, तो उस दौरान ब्लड प्रेशर का हाई होना एक नॉर्मल फैक्टर होता है। अब ब्लड प्रेशर क्यों हाई होता है? क्योंकि उस वक़्त ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो चुका होता है। अब ब्लड वॉल्यूम क्यों, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने हर चीज़ का व्हाय और हाउ पे जाना है। अब ब्लड प्रेशर क्यों इंक्रीज़ हो चुका होता है? क्योंकि उस दौरान आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो चुका था। ब्लड वॉल्यूम क्यों इंक्रीज़ होता है? ब्लड वॉल्यूम इसलिए इंक्रीज़ होता है क्योंकि आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर कर रही होती है फॉर डिलीवरी, ठीक है? उस दौरान काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होना होता है। तो इसलिए नेचुरली आपके बॉडी के अंदर इस तरह के एरिथ्रोपोइटिन्स, आयरन स्टोर्स इस तरीके से उसको, जिस तरह एनीमिया, खून की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती थी? क्योंकि उस दौरान आपकी बॉडी बहुत जल्दी से आयरन को यूज़ कर रही होती है। आपकी बॉडी बहुत जल्दी से खून ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रही होती है। तो होप सो ये वाला आपको ये वाली जो लाइन क्लियर हो चुकी होगी कि ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो जाता होता है। फिर दूसरा जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि शुगर लोगों को हो जाती होती है। ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है। जब लास्ट टाइम हम लोगों ने पीसीओएस रीड किया था तो मैंने कहा था कि पीसीओएस जो होता है वो एक रिस्क फैक्टर होता है फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक्चुअली रेज़ इन ब्लड शुगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर रेज़्ड हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आपकी आफ्टर डिलीवरी आपका ब्लड जो शुगर होती है वो बिल्कुल नॉर्मल रूट पे आ जाती है। अब वो क्यों होती है उसकी एक डिटेल्ड है, ठीक है? उसके एक्चुअली उसका जो मेन एक फैक्टर है वो ये होता है कि आपके जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, आपके सेल्स और इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक्टिवेशन उनकी कम हो जाती होती है, ठीक है? वो इसलिए होती है क्योंकि जो बेबी के पैंक्रियाटिक सेल से भी इंसुलिन रिलीज़ होना शुरू हो जाती होती है, उसके इस तरीके के फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं कि आपकी रेजिस्टेंस सेल्स के ऊपर पैदा होना शुरू हो जाती है, ठीक है? वो एक डिटेल में उसकी पैथोफिजियोलॉजी, लेकिन हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि इस चीज़ की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मेरे पास प्रेग्नेंट लेडी आती है तो मैंने उसकी न्यूट्रिशनल किस तरीके से मैनेजमेंट करनी है, उसका एक ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है? फिर उसके बाद इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उस वक़्त आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत तेज़ होते हैं, तो इन्फेक्शन होना, आपकी इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है। इसलिए जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ के दौरान अगर आप देखेंगे उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस तरह कोरोना है, अगर वो एक प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादा अटैक करेगा क्योंकि उस वक़्त उसकी इम्यूनिटी डाउन हुई होती है। फिर इसके बाद एक प्री एक्लिम्सिया इज़ एक्चुअली द टर्म हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिस तरह
जेस्टेशन डायबिटीज एक टर्म है, इसी तरीके से प्री एक्लेम्सिया के जो प्री हाइपरटेंशन वाली एक फेज होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसे हम प्री एक्लेम्सिया कहते होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है प्री टर्म लेबर, अगर यानी कि ये भी एक प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन आ सकती है अगर आपकी बॉडी के स्टोर्स बहुत डिप्लीटेड स्टोर से आपकी ड्यूरिंग न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आपकी प्रॉपर नहीं थी, जो कि आगे हम रीड करेंगे उसको किस तरीके से करना है। तो वो एक कॉमन फैक्टर होता है कि प्री टर्म यानी कि 7 मंथ 8 मंथ में लेबर पेन स्टार्ट हो सकती है, उस दौरान डिलीवरी हो सकती है। आगे डिप्रेशन एंड एंजाइटी, दिस इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर कि उनके दौरान मूड स्विंग्स बहुत इस तरह के लेडीज करते हैं, उनका बिहेवियर चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि बॉडी बहुत ट्रांजिशन फेज में जा रही होती है। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी लॉस एंड मिसकैरेज एंड स्टिल बर्थ, ठीक है, ये वाली मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस दौरान हम लोगों ने किस तरीके से मैनेजमेंट करनी है वो आगे हम रीड करेंगे, ठीक है। जी, जी, ओके जी। अच्छा, अब ये है कि हम लोगों ने अपने न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट को किस तरीके से लेके चलना है। सबसे पहले मेरे पास 6 मेन मेरे ग्रुप से सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मीट है, डेयरी है, ऑयल्स एंड फैट्स हैं। ये मेरे 6 मेन फूड ग्रुप्स हैं। अब मैंने एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर उसकी किस तरीके से न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट को मैंने लेके चलना है। सबसे पहले कि अगर उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, तो मैंने उस दौरान उसको कितनी एक मुझे एक एवरेज है, ये एक एवरेज नॉर्मल बॉडी वेट के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें अंडरवेट ओवरवेट वो वाली रेंज नहीं, एक नॉर्मल ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव से मैं एक ये वाली चीजें बता रही हूँ। तो अगर उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो उसे फ्रूट्स की कितनी सर्विंग लेनी चाहिए, तो उसे फ्रूट्स की ऑलमोस्ट 2 कप्स उसे सर्विंग्स लेनी चाहिए। अब वो 2 कप कितना बनेगा, आप अगर एक कप को मेजर करो तो अगर आप हर फ्रूट का साइज उसका जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन अगर मैं कप का देखूं तो एक कप के अंदर तकरीबन जो फ्रूट का अगर मैं वेट मेजर करके डालूं तो वो 100 ग्राम तक पड़ जाता होता है। तो यानी कि 2 कप का मतलब है कि मुझे 200 ग्राम तक उस लेडी को फ्रूट देना चाहिए उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 3 to 4 फ्रूट के पीसेस, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं उसे 2 एप्पल्स कर दूं, 1 मैंगो कर दूं, 1 बनाना कर दूं, तो उसकी रिक्वायरमेंट इनफ उसकी पूरी हो जाएगी। अब मैं उसे मिल्क शेक बना के देती हूँ, उसे स्मूदी बना के देती हूँ, उसे जूसेस बना के देती हूँ, उस फ्रूट को किसी एनर्जी बार के अंदर चेंज कर देती हूँ, दैट डिपेंड्स अपॉन मी, ठीक है। वो एक न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है वो डिफाइन करेगा उसकी रिक्वायरमेंट पे कि वो उसे किस तरीके से सजेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ओवरवेट आती है तो मैं कभी भी उसे नहीं कहूंगी कि आप जूस और शेक्स बना के पियो, लेकिन अगर मेरे पास कोई अंडरवेट आती है तो मैं उससे कहूंगी कि आप इसकी स्मूदीज बना लो, आप इसकी बार्स बना लो, आप इसके शेक्स बना लो, ठीक है। वो एक न्यूट्रिशनिस्ट अपनी मेंटल उसकी जो भी मैनेजमेंट होती है उसको देख के उसको डिसाइड करता है कि उसे किस फॉर्म में फ्रूट्स को देना है। फिर उसके बाद अगर उसका सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो उस दौरान भी फ्रूट्स की एक्सचेंजेस चेंज नहीं होंगी, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। उसके बाद है कि आपको किस चीज पे फोकस करना है कि आपको वैरायटी लेके आनी है। वैरायटी एंड मॉडरेशन किसी भी चीज का बेसिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। जारी बात ऐसा नहीं करना कि आपने थ्रू आउट उसका जो ट्राइमेस्टर चल रहे हैं आपने एक टाइप का, आप अगर एप्पल पे लग गए तो आप एप्पल मतलब वैरायटी है, कभी एप्पल, बनाना, पीच, वाटरमेलन, डिफरेंट टाइप ऑफ आपने फ्रूट्स देने। फिर उसके बाद वेजिटेबल्स हैं, तो पहला अगर ट्राइमेस्टर है तो आपने 2.5 कप देने, फिर अगर सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर है तो आप 3 कप, थोड़ा सा उसको इंक्रीज कर दो। अब अगेन वो भी डिपेंड करता है आप उसे सैलड्स की फॉर्म में देते हो, आप उसे उसको सालन उसका बना के दे देते हो, आप उसे किस फॉर्म में यूज करना चाहते हो, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि वेरी योर वेजीज एंड ईट डार्क ग्रीन एंड ऑरेंज। अब इस तरह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जितनी भी डार्क कलर्स की वेजिटेबल्स होती हैं वो विटामिन ए डी से इनरिच्ड होती हैं, ठीक है। उनके अंदर विटामिन ए का सोर्स डी नहीं बल्कि विटामिन ए एंड ई, ठीक है। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स भी काफी ज्यादा होता है। तो इस फेज के दौरान आपको इन विटामिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और वो हमेशा डार्क कलर वेजिटेबल्स में ही पाए जाते हैं। अब डार्क कलर वेजिटेबल्स कौन सी हो सकती हैं, अच्छा, जो डार्क कलर की वेजिटेबल्स जिस तरह कैरेट्स होगी वो विटामिन ए इनरिच्ड होती हैं। फिर इसके बाद जिस तरह कैप्सिकम हो गई, क्यूकम्बर हो गई, जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं इनके अंदर की विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इनरिच्ड होती हैं। तो इस दौरान आपको वाटर सोलुबल विटामिन जिस तरह बी कॉम्प्लेक्स हो गया या फैट सोलुबल जो कि विटामिन ए हो गया, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग या डायरिया है तो उसको बी कॉम्प्लेक्स के सोर्सेज के डिप्लीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फिर इस तरह
के वेजिटेबल्स पे आपको ख़ास फ़ोकस करना चाहिए। फिर उसके बाद है ग्रेन्स, ग्रेन्स के अंदर आप किस तरह की आपकी रोटी, आपकी ब्रेड, पिज़्ज़ा आपके राइस, आपके बिस्किट्स, ये वाली जितनी भी नूडल्स, ये वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारे आपके ग्रेन्स के अंदर फ़ॉल करते हैं। अगर आप उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान 6 आउंसेस दे रहे हो, तो आपको सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान, क्योंकि उस दौरान बेबी का वेट इंक्रीज़ हो रहा होता है, ये चीज़ें कार्ब्स एनरिच होते हैं, तो आपको इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपने उसका 8 आउंसेस तक उसे बढ़ा देना है। फिर वो कहते हैं कि मेक हाफ योर होल ग्रेन, ठीक है? आप देखिए जिस तरह ग्रेन होल ग्रेन भी हो सकते हैं और प्रोसेस्ड ग्रेन्स भी हो सकते हैं। ये हम लोग लास्ट टाइम हमारे वेबिनार में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था कि होल ग्रेन किस कौन से होते हैं। जिस तरह आपका जो दलिया है वो होल ग्रेन है, ठीक है? लेकिन जो आपकी ब्रेड है वो आपकी प्रोसेस्ड ग्रेन्स है, ठीक है? उसके अंदर फाइबर कम होता है। फिर जो घर में आपने लाल आटे की रोटी बनाई है वो आपका होल ग्रेन है, ठीक है? अगर आपने सफेद आटे की रोटी बनाई है जिसके अंदर फाइबर उसका जो आउटर ब्रांड रिमूव्ड थी, तो वो आपका प्रोसेस्ड आटा बन जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद मीट, बीन्स, ये वाली जितनी भी चीज़ें अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान 5 एंड हाफ आउंसेस यूज़ कर रही, तो आपने सिर्फ 1 आउंस तक 6 एंड हाफ आउंसेस तक लेके जा सकते हो। अब ये अमाउंट कितनी होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक पाम साइज़ का छोटा चिकन की बोटी लूँ, तो वो मेरी 1 आउंस की होती है, 30 ग्राम की होती है। तो अगर मैं एक प्रेग्नेंट लेडी को मैं डेली उसे 2 से 3 गोश्त की बोटियाँ दे देती हूँ और मैं उसे आधा कप तक चने दे दूँ, उसे बीन्स दे दूँ, मकई दे दूँ, अगर मैं उसे इतनी अमाउंट दे देती हूँ, तो उसकी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएँगी, दैट विल बी इनफ। ठीक है? फिर वो कहते हैं कि किन चीज़ों पे मीट एंड बीन्स में अगर मैंने उसे देना तो गो लीन और लो फैट, ठीक है? तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं लीन प्रोटीन्स दूँ और लो फैट। अब लीन प्रोटीन्स के अंदर आपका चिकन आ जाएगा, आपकी फिश आ जाएगी। अगर आपने मटन एंड बीफ देना भी है तो आपने कोशिश करनी है कि उसका फैट जो पार्ट होता है वो रिमूव्ड हो, ठीक है? ज़्यादा सैचुरेटेड फैट, क्योंकि आपके जितने भी एनिमल सोर्स होते हैं वो सैचुरेटेड फैट होते हैं। और जो प्रेगनेंसी होती है दैट इज़ आल्सो अ रिस्क फैक्टर ऑफ सीवीडीज़। आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ इस दौरान हार्ट अटैक भी बहुत लोगों को हो जाता है। तो इस दौरान आपको सैचुरेटेड फैट्स को मोस्टली अवॉइड ही करना चाहिए। फिर आ गया मिल्क, मिल्क के आपने 3 कप्स ऑलमोस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान देने हैं, ठीक है? आप वो क्यों देते हैं? क्योंकि ज़ाहिर बात है कैल्शियम ही रिच होता है, आपको उस दौरान बेबी की भी बोन्स डेवलप हो रही होती हैं, आपके सोर्स से डिप्लीट हो रहे होते हैं, तो उस दौरान आपको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्ब्स और अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हमें इतनी उसकी अमाउंट को देना पड़ेगा। अब अगेन वही बात आ गई, अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैंने मिल्क को किस फॉर्म में इसको देना है, ठीक है? लाइक अगर वो बहुत ज़्यादा अंडरवेट है तो मैं उसको कहूँगी कि आप इसकी स्मूदीज़ बना के कंज़्यूम कर लो। लेकिन अगर वो पहले ही ओवरवेट और ओबीज़ की रेंज के अंदर है, तो मैं उनको स्किम्ड मिल्क की तरफ, रिड्यूस्ड फैट मिल गई, स्किम्ड मिल्क की तरफ जाऊँगी, ठीक है? अगर ये वाली स्लाइड आपकी सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड थी। होप सो कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना किसी स्टूडेंट ने इस पे अपना दिमाग लड़ा के इसको ज़रूर सुना होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का इसमें स्लाइड में से कोई क्वेश्चन है तो आई विल वार्मली वेलकम, आप लोग ज़रूर पूछें। एक्सक्यूज़ मी मैम। जी। मैम ये जो फोलेट और फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं लेडीज़ की, तो मैम ये लाइक वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स दे रहे हैं हम, इनसे पूरी हो सकती हैं या उनके लिए वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स देना ही ज़रूरी होते हैं? जी, मैं आपको बताती हूँ। आपको जो फ़ोलिक एसिड होता है ना, वो आपकी न्यूरल ट्यूब के लिए उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। अब वो किस दौरान आपकी हो रही होती है, वो आपके पहले 1 टू 2 मंथ यानी कि 5 टू 6 वीक्स के अंदर वो हो चुकी होती है। अब बाद में फ़ोलिक एसिड लेने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। फ़ोलिक एसिड की जो हमेशा रिकमेंडेशन की जाती है, वो कहते होते हैं कि बिफोर 3 मंथ्स ऑफ आपने प्रेगनेंसी प्लान करने के 6 मंथ्स पहले ही आपको उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है? आपको सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर देखें ना, अब देखो 3 मंथ्स के अंदर डाइट से आप अपनी बॉडी के स्टोर्स को नहीं कर सकते हो, फुल कर सकते हो। अगर आप अभी लाइक आप टू टू 1 टू 2 मंथ्स यानी कि 16 टू 18 मंथ्स जो आपका 1 टू 2 इयर्स, सॉरी 1 टू 2 इयर्स या 16 टू 18 मंथ्स, अगर आप पहले ही अपने स्टोर्स को इस तरीके से तैयार करते हो, अब फोलिक एसिड के कौन से सोर्स हैं जो इनके अंदर फोलिक एसिड मौजूद होता है। आगे स्लाइड है, मैंने उसके ऊपर, मुझे पता था ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो उसके ऊपर मैंने लिखी हुई है कि फोलिक एसिड किन-किन फूड्स के अंदर मौजूद होता है। अगर आप 1 से 2 साल पहले ही उस तरीके के फूड्स को कंज़्यूम करना शुरू कर देते हो और आपके स्टोर्स इनफ है, आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रेंथन फील करते हैं, आपके अंदर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं है, तो आपने क्यों सप्लीमेंटेशन पे जाना? आपको सप्लीमेंटेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 टू 2 ईयर बिफोर आपको ये वाला सारा इस तरह की फूड्स कंज़्यूम करना, क्योंकि फोलिक एसिड क्या है, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है।
ठीक है, बी कॉम्प्लेक्सेस में आता है ना, और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो आपकी बॉडी से बहुत जल्दी डिप्लीट होते हैं, ऐसे आते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, इनका बहुत खास इनका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो आपकी बॉडी से जल्दी डिप्लीट नहीं होते, बहुत उनके स्टोर्स रिजिड होते हैं, लेकिन वाटर सोल्यूबल विटामिन के जो स्टोर्स होते हैं वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं, तो इसलिए आपको उनका खास ख्याल रखना पड़ता है। अब वो फोलिक एसिड किन किन फूड्स के अंदर होता है, वो सारी ऑरेंज जूस अगर कंसंट्रेट का मतलब है कि मैंने ऑरेंज जूस मैंने उसका कंसंट्रेटेड फॉर्म प्रिपेयर किया, मैंने उसके अंदर अभी पानी नहीं डाला। फिर डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम पहले बता चुके हैं, स्पिनच होगी, ब्रोकली, एस्पार्गस होगी, रोमेन, लेटस, ये वाली जितनी भी सब्जियां होती है, कैरेट्स, पोटैटोज, टोमेटोज एंड पोटैटोज। फिर इसका बीन एंड पल्सेस लाइक ब्लैक आइड बीन्स, लेंटिल्स, होल ग्रेन्स हो गए, लिवर, फिश, एग, मिल्क, इन सारे फूड्स के अंदर फोलेट मौजूद होता है, ठीक है। तो अगर आप ये वाली फूड्स बहुत कॉन्शियसली कंज्यूम कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी सप्लीमेंटेशन। अच्छा जी, आगे के हम ये पहले ही बात कर चुके थे कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के साइंस एंड सिम्टम्स किस तरीके से आते हैं। वही वाली बात है कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की हम लोगों ने बात की थी कि स्पाइना बिफिडिया आ जाता है, कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपका डिफेक्ट आ जाता था खास तौर पर, ठीक है। उसके बाद एनसेफेलोपैथी आ जाती है कि आपका जो हेड होता है बेबी का वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो। अगर आपने देखा होगा कि बहुत से न्यूबॉर्न बेबीज इस तरीके से पैदा होते हैं कि उनका सर बहुत बड़ा हुआ होता है या फिर बहुत छोटा हुआ होता है, तो उनका सर का साइज नहीं ठीक है, मतलब उसके हेड की डेवलपमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो, न्यूरॉन से रिलेटेड सारे डिफेक्ट्स पैदा होंगे। फिर इंक्रीज द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होंगे, कंजेनिटल डिफेक्ट्स एंड मालफॉर्मेशंस होंगे, यानी कि बच्चे की या तो वो बहुत अंडरवेट हो जाएगा या वो बहुत ओवरवेट हो जाएगा, उसकी मालफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली सारी आम साइंस एंड सिम्टम्स जो आप देख सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर अगर किसी को कोई भी इशू है, क्वेश्चन है, तो वो पूछे। जी क्लियर है। मैं पूछना था, मेरी खाला है वो प्रेगनेंसी के दौरान वो कहीं डॉक्टर को चेक करवाती थी, उन्होंने डॉक्टर ने कहा था कि आप वेट लूज भी कर सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। ये जी जी, ये ऐसा पॉसिबल है? देखें, जिस तरह मैंने पहले कहा था ना कि अगर मेरे पास एक ओवरवेट की लेडी आती है तो उनको इतना रिकमेंडेड वेट गेन है, ठीक है, वो इससे ज्यादा वेट गेन नहीं कर सकती है। अगर वो मेरे पास लेडी आती है, उनको मैंने कहा था कि आपका 8 से 10 केजी से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और उसने अपना वेट इंक्रीज कर लिया 20 केजी और 25 केजी तक, तो उसकी अगर नॉर्मल डिलीवरी की तरफ हम जा रहे हैं, सी सेक्शन या कोई भी है, उसकी फैट की लेयर इतनी डेवलप हो चुकी है कि वो एक न्यू बॉर्न पे उसके बहुत ज्यादा इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो फिर मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी कि आप अपना वेट कम करो, ठीक है, क्योंकि मैंने तो इतना रिकमेंड किया, अगर उससे रेंज से अगर उनका ज्यादा था तो वो फिर उनको कम करना पड़ेगा, फिर हम कम करने की तरफ जाएंगे। वो असल लेकिन में अगर इस उस तरह रेंज जी वो असल में इस तरह था कि डॉक्टर ने उनकी खुराक कम कर दी थी और साथ मैंने फोलिएट की लिख दिए थे, न्यूट्रा फैक्टर्स की सप्लीमेंट्स। तो उसका ये हेल्थी ऑप्शन उन्होंने खुराक कम करके ये साथ में ये फोलिएट के रोज की एक गोली खानी, इस तरह की कुछ रिकमेंड किया था। जब तक देखिए, अगर हम लोग उनकी केस की डिटेल्ड स्टडी नहीं करेंगे, अगर मुझे जब तक उनका केस का फुल नहीं पता होगा, मैं कैसे, हो सकता है कि वो बेशक ओवरवेट हो लेकिन उनका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन नॉर्मल हो, जब तक हमें उस चीज का आइडिया ही नहीं होगा, प्रॉपर हमारे पास केस स्टडी नहीं होगी, हम उसको किस तरीके से कह सकते हैं। अगर उनका नॉर्मल था तो फिर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो एक नॉर्मल बंदे के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, जब हमने किसी का वजन कम करवाना हो तो हम लोग फिर जब हम उनको थोड़ी बहुत डाइट रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो फिर हम इस ऑप्शन की तरफ चले जाते होते हैं कि चलो ठीक है, अगर हम लोगों ने डाइट रिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स कमी की उसकी होते हैं, हमें खतरा लाहक होता है, तो फिर हम लोग सप्लीमेंटेशन पे चले जाते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले वो बंदा 4-5 फ्रूट्स खा रहा था तो मैंने उसे एकदम एक फ्रूट का, मैं कहें कि एक फ्रूट से ज्यादा नहीं खा सकते, लेकिन उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, तो फिर मैं उसे यही कहूंगी कि आप सप्लीमेंटेशन पे आ जाओ। और रहा उनका केस, तो वो हमें डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, उसके बगैर हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कि आगे एक कॉमन वो है कि अगर आपके पूरे आप अपने डाइट के दौरान न्यूट्रिएंट्स वगैरह को अगर पूरे तरीके से आप उसे नहीं ले पा रहे हो, तो आप उस दौरान कौन कौन सी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज आपके बॉडी के अंदर हो सकती हैं। अगर आप बैड डाइट, वही है कि आप एक प्रॉपर एक न्यूट्रिशनिस्ट की रिकमेंडेड कोई भी फूड ग्रुप को आपको कॉन्स्टेंटली मिस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेग्नेंट लेडी है, वो कितने दिन हो गए उसने फ्रूट की कोई एक्सचेंज नहीं ली है, उसने वेजिटेबल की कोई एक्सचेंज नहीं ली है, तो फिर उसके क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। यकीनन उसका बेबी पे इफेक्ट पड़ेगा, प्री मेच्योर बर्थ होगी, अगर वो बेबी हो भी जाएगा तो उसका लो बर्थ वेट पैदा होगा। वो लो बर्थ वेट मुझे कैसे पता चलेगा कि उस बेबी का लो
लो बर्थ वेट है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर उसका 2.5 kg से वजन कम होगा तो मैं उसे लो बर्थ वेट में उसको कैटेगराइज करूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद है फीबल है, वीक है, यानी कि बेबी ही उनका बहुत कमजोर है। फिर इसके बाद इनएबिलिटी टू ब्रेस्ट फीड, यानी कि अगर उनका बेबी हो गया तो वो उन्हें उससे ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रही, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज्यादा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और वीकनेस हो चुकी है कि उनके लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद है डिफॉर्म्ड बेबीज, यानी उनकी अक्सर डिफॉर्म्ड बेबीज का वो होते हैं जिनकी बोन्स बेंड होती हैं, और ये शायद आप लोग कभी आप लोग का चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाने को अगर आपको मौका मिले तो आप वहां पे जाके देखिएगा कि आपकी रूह कांप जाती होती है कि बच्चों की इस तरीके की बोन्स बेंड हुई होती हैं कि उसे हम कहते हैं FTW, फेलियर टू ग्रोथ, FTG के बच्चे वो होते हैं, ठीक है। उनके सर लटक रहे होते हैं, गर्दन उनकी मूव नहीं कर पा रही होती, उनकी बोन्स कंप्लीटली बेंडेड होती हैं, वो आर्म्स एंड लेग्स के दोनों होती हैं, तो वो यकीनन वो प्रेगनेंसी के दौरान ही बच्चों के अंदर वो वीकनेस आई होती है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस एट बर्थ, ये तो आपने यकीनन बहुत ज्यादा सुना होगा कि बर्थ के दौरान वो कहते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड कम होना शुरू हो गया है, तो वो उसकी भी हजारों किस्में। फिर इसके अलावा डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कहते हैं कि जो अच्छा फूड होता है वो एक अच्छा बिहेवियर क्रिएट करता है। अगर आप बिल्कुल लो कैटेगरी का पुअर फूड कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपके अंदर डिप्रेशन एंग्जाइटी ही क्रिएट करेगा, क्योंकि उससे आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पा रही है। फिर इसके अलावा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाएंगे कि बेबीज के ब्रेन सेल्स सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाए होंगे, ठीक है। उस लास्ट स्लाइड के अंदर अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क। फिर इसके अलावा ये एक कॉमन एक परसेप्शन के लिए आप लोगों के लिए मैंने स्लाइड बनाई थी कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट गेन किस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि अच्छा उस बेटी का इतना 28 से 29 पाउंड तक उसका वेट गेन होना चाहिए, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि 28 टू 29 पाउंड अगर मैं कहती हूँ कि तो क्या ये पूरा फिटनेस में वेट चला जाता है? तो ऐसा नहीं होता है। इस दौरान जो मैं 28 टू 29 मैंने पाउंड्स अगर मैंने वेट रिकमेंड उससे किया है तो कुछ उसमें फिटनेस की ग्रोथ में जाता है, कुछ उस मदर की बॉडी में फैट स्टोरेज की फॉर्म में होता है। अब वो फैट क्यों स्टोर होता है? अगर आपने कभी देखा होगा प्रेग्नेंट लेडीज का आफ्टर प्रेगनेंसी जब ड्यूरिंग लैक्टेशन उनका वेट बहुत जल्दी से हम कहते हैं कि कम हो गया, वो क्यों होता है? क्योंकि उस दौरान आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट स्टोर होता है, और वही वाला जो फैट होता है वो ड्यूरिंग लैक्टेशन आपको हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो वही वाले जो फैट के स्टोर्स होते हैं वो लैक्टेशन के दौरान मेल्ट होना शुरू हो जाते होते हैं, तो इसीलिए आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट इन ब्रेस्ट एंड थाई मसल्स के अंदर वो स्टोर होता है। फिर इसके अलावा फ्लूइड के टिश्यूज जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड्स होते हैं उसकी फॉर्म में कुछ आपका वेट गेन होता है, कुछ यूट्रस का वेट गेन होता है क्योंकि उसका भी साइज इंक्रीज हो चुका होता है, कुछ एमनियोटिक फ्लूइड की फॉर्म में होता है, कुछ प्लेसेंटा और जो अम्बिलिकल कोड होता है उसकी फॉर्म में वेट स्टोर होता है, और कुछ ब्रेस्ट एंड थाई के पेल्विक फ्लोर की मसल्स बहुत ज्यादा डेवलप, फैट में बहुत डेवलप हो रहा होता है, तो वो वाले टिश्यूज होते हैं, ठीक है। मैम फैट कैसे हेल्प करता है लैक्टेशन में? देखें जब प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने देखा हो तो थाई मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा फैट स्टोर हो जाता होता है, तो लैक्टेशन के दौरान ड्यूरिंग सकिंग तो वो वाला जो फैट होता है वो आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है ना, तो वो फैट मेल्ट होना शुरू हो जाता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन। अच्छा, आगे के आपकी इफेक्ट ऑन बॉडी के क्या आते हैं? फॉर एग्जांपल यानी कि एक कॉमन फेनोमेना होता है कि आपको देखा होगा किस तरह की लेडीज के अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती होती है, क्लमसीनेस इनकी सुस्ती बहुत ज्यादा आ जाती होती है, फिर इसके अलावा उन्हें बैक पेन बहुत ज्यादा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, उनके अंदर डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है, रिंकल्स फेस पे बहुत बनना शुरू हो जाते हैं, एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड स्पिटिंग, इसके अलावा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। ये कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। बैक एचेस आर द मोस्ट कॉमन, मेनी वुमेन कंप्लेन्स ऑफ लेग एंड एंकल स्वेलिंग, क्योंकि पेल्विक फ्लोर पे आपका बहुत ज्यादा बर्डन पड़ा हुआ होता है, तो उस वजह से ये वाली चीजें कॉमन आ जाती होती हैं। फिर इसके अलावा एडिमा भी हो जाता होता है। अब एडिमा वो कहते हैं कि बट दिस सिम्टम इज एक्चुअली काज्ड by the extra amount of the blood in your body, not fat। अब देखिए जिस तरह एडिमा होता है वो वाटर एक्यूमुलेशन से होता है, तो उनके आपने देखा होगा इस तरह की लेडीज वो कहती है कि हम रात को सोते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ऐसे हमारे हाथ पांव पूरे सूजे हुए होते हैं, तो वो इस चीज को कंफ्यूज हो जाता है, शायद हमारा वजन बढ़ रहा है इसीलिए हम लोग फूलना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपको एडिमा को डायग्नोस करने का तरीका आता हो तो वो जिस तरह हम लोग किसी भी लेग और पाँव को फिट को और हैंड्स को जब हम प्रेस करते हैं उसके दरमियान वाले सेंट्रल पार्ट
को तो हम कहते थे 1 1 2 2 3 3, इस तरीके से हम लोग डिजिट्स बोलते होते हैं, और मैं प्रेस करके मैं उसे छोड़ देती होती हूँ। तो अगर बॉडी अपना वो रीगेन कर ले, यानी कि उसी वक्त वो ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए, तो मुझे इसका पता चल जाता था कि ये क्या हुआ, फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है। अगर वो उसी वक्त ऊपर आ जाता है तो उसका मतलब है कि वो बॉडी में फैट था। तो अगर इस तरीके से आप उसकी बॉडी को प्रेस करते हो, आप उसको दबाते हो, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है, तो फिर मुझे पता चल जाता होता है ये एडिमा है। ठीक है, तो फिर जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया कि प्री एक्लिम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज, एडिमा, ये वाली चीजें कॉमन होती हैं, ये उसकी प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये वाली इस तरह की बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। इस स्लाइड के अंदर कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड। इस चीज को भी हम लोगों ने फूड पिरामिड को हम लोगों ने लास्ट में ही, जिस तरह मैंने 6 फूड ग्रुप्स जिस तरह मैंने लास्ट में एक्सप्लेन कर दिया था कि ब्रेड एंड ग्रेन्स हैं, तो सीरियल्स हैं, वैसे हम लोग 6 to 11 हम उसके लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने सेपरेटली मैंने देखना हो तो मैंने उसकी मिनिमम अमाउंट 9 तक लेके जाना, मैंने उससे 6 नहीं रखना है। वेजिटेबल्स हैं 3 to 4 एक कॉमन पर्सन के लिए सजेस्ट किए जाते हैं। तो अगर मैंने वैसे ये 4 to 5 ये उसके पीसेस कहा गया कि 4 से 5, जिस तरह अगर 3 मैं क्यूकम्बर कर लेती हूँ, एक मैं कैबेज की सर्विंग ले लेती हूँ, एक मैं कैरेट की ले लेती हूँ, तो वो मेरे 4 to 5 वेजिटेबल्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन के लिए 3 to 4 वेजिटेबल्स कहा जाता है, प्रेग्नेंट के लिए आप 4 to 5 पे चले जाओगे। इस तरह फ्रूट्स का भी 2 to 3 ही होता है, लेकिन इसके लिए 3 to 4 हो जाएगा। मिल्क का आपका 2 to 3 होती है। ठीक है, हर एक एक्सचेंज इससे कम होती है नॉर्मल पर्सन के लिए, लेकिन इस कंडीशन के अंदर आपको हर एक की 1+ उसे करते जाएंगे। ठीक हो गया, ये पिरामिड में आप उसके चेंजेस लेके आते हो। ठीक है, ये वाली चीज भी आगे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट स्लाइड ही कीजिएगा। ठीक है, जिस तरह कहते हैं कि नॉर्मल फीमेल है और मेल है, अगर उसकी 2200 किलो कैलोरीज एक नॉर्मल फीमेल की होती है, मेल की 2800 किलो कैलोरीज होती है, ये एक नॉर्मल की बताई गई है। तो जब वही वाली फीमेल एक प्रेग्नेंट होगी तो आपने उसकी 300 ऐड कर देंगे। ठीक है, ब्रेड है, अगर वो 9 अगर एक नॉर्मल फीमेल की होती है, मेल की 11 है, तो जब वो प्रेग्नेंट होगी तो उसी फीमेल के आप 9 to 11 तक रेंज ले जाओगे, जो हम लोगों ने लास्ट पिरामिड के अंदर पढ़ी। ये वही वाली चीजें दोबारा एक कॉलम की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दी गई है। अगर इसको दोबारा समझने की जरूरत है तो करते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आगे ये है कि गाइड टू गुड ईटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस तरीके से, मतलब एक जनरल डाइट प्लान एक तरह का बनाया हुआ है। ठीक है, कि अगर आपने 3 सर्विंग्स, एक फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट लेडी के लिए आप क्या करते हो कि आप 1 कप उसे मिल्क दे देते हो। ठीक है, उसके बाद 1.5 कप उसे कॉटेज चीज दे देते हो, 2 स्लाइसेस ऑफ आइसक्रीम दे देते हो, 1 इंच ऑफ क्यूब चीज, इस तरीके से आप उसको एक बना देते हो। तो इससे क्या होगा कि उसकी मिल्क, अगर ये वाले आप लेके डेली चलते हो, और मैंने 3 सर्विंग उसकी पूरी करनी है, तो इनमें से ये 3 चीजें मैं उसे दिन के मुफ्त में से ब्रेकफास्ट में एडजस्ट कर दूं, स्नैक्स में कर दूं, लंच डिनर किसी भी आफ्टरनून स्नैक्स में से एडजस्ट कर दूं। तो इस तरह मेरी मिल्क की एक्सचेंजेस पूरी हो जाएंगी। ये ऑप्शंस हैं कि अगर आप किस तरीके से मिल्क को लेके चलें। आप जिस तरह हमारे यहाँ इतनी ज्यादा चीज कॉमन नहीं होती है, तो हम उसे स्मूदीज में लेके चलेंगे, मिल्क शेक्स में लेके चलेंगे। अगर आपके पास चीज अवेलेबल है तो आप उसको इसकी सर्विंग्स को एडजस्ट करें। इस तरह मीट है तो आप उसे एग में लेके, उसके अब मेरे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, मेरे पास एग्स हो सकते हैं, पोल्ट्री की कोई भी चिकन की स्टेक हो सकती है, फिर उसके बाद पीनट बटर है। वो वाला पीनट बटर आप देखिए, मैंने उसको ऑयल्स एंड फैट्स में ये वाला मेरा पीनट बटर आ जाए, तो उसके साथ में उसे मिक्स करके ले सकती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद किडनी बीन्स आ सकते हैं, उसके अलावा गार्बेंजो बीन्स आ जाती है। हमारे यहाँ बीन्स नहीं होते, ये बाहर के बीन्स है। तो ये वाले सारे आपको ऐसा ना ऑप्शन दिए गए हैं कि ये वाले आप लोग आराम से खुद रीड कीजिएगा। अगर किसी को यहाँ पे किस चीज से समझ आए तो मुझसे पूछेगा कि ऐसा ना ऑप्शन बताएं कि सीरियल में, तो सीरियल को किस किस फॉर्म में ले सकते हो। ये जब एक्सचेंज लिस्ट की सारी की चीजें एक्सचेंज लिस्ट की बताई हुई हैं। अगर ब्रेड एंड सीरियल्स हैं तो आप उसे ब्रेड की फॉर्म में ले सकते हो, पास्ता की फॉर्म में ले सकते हो, ओट्स की फॉर्म में ले सकते हो, बिस्किट्स की फॉर्म में ले सकते हो, राइस की फॉर्म में ले सकते हो, पॉपकॉर्न्स की फॉर्म में ले सकते हो। तो ये मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स के टाइप्स, उसके डिशेज के नाम बताने में, क्या आप ये वाली डिशेज ले सकते हो। ठीक है, तो ये वाली चीजें इतनी कोई फैट्स एंड ऑयल्स हैं तो हर एक पीनट बटर है, वॉलनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, वो कोई भी आप ऑयल आप कंज्यूम कर लो। ठीक है, तो ये वो वाले ऑप्शन है। अगर कहीं पे भी इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, क्योंकि हमारी ये भी मीटिंग एंड होने वाली है। जैनब, आप मुझे बताएंगे कि फैट्स एंड ऑयल्स की, मुझे इसके अलावा कोई अच्छी हेल्दी ऑप्शंस बताएं। जैनब वसीम।
कोई डिफरेंट फैट एंड ऑयल की, मेरे पास एक लेडी आती है, वो कहती है कि मुझे ऑयल से बहुत ज़्यादा मेरा दिल घबराता है, मैं खाने के अंदर ऑयल नहीं कंज़्यूम कर सकती हूँ। कहती है मैं बिल्कुल बॉइल्ड फूड खा रही हूँ, लेकिन मुझे ऑयल्स एंड फैट्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। तो मैं उसको कौन-सा ऑप्शन सजेस्ट करूँगी कि उसका ऑयल्स एंड फैट्स भी हो जाए और उसको ऑयल की फॉर्म में यूज़ भी ना करना पड़े? ज़ैनब से मैंने क्वेश्चन किया है। मैम सीड्स आते हैं जो फ्लेक्स सीड्स होते हैं, उनमें जी। फैट कंटेंट अच्छा होता है, मतलब उसके लिए कोई वो किसी भी चीज में यूज हो सकते हैं, आप स्मूदीज में डाल लें या वैसे वाटर में डाल के कंज्यूम कर लें। अगर उसको ये होता है उससे ना वो मेरे पास लेडी कहती है कि मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है, तो मुझे जीआईटी का इशू है, मुझे एसोफेगस के अंदर मुझे गर्ड हुआ पड़ा है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हुई पड़ी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन रहती है स्टमक में भी और एसोफेगस के अंदर भी। अब वो मैं उसे फ्लैक्सीड भी नहीं सजेस्ट कर पा रही हूँ क्योंकि ये गर्म एक इनका कॉन्सेप्ट दिया जाता है, फिर मैं उसको किस चीज़ पे जाऊँगी? आपने तो फ्लैक्स सीड्स बता दिए, मैं उसे सीड्स भी नहीं दे पा रही हूँ, फिर मैं किस ऑप्शन पे जाऊँगी? वो कहती है कि मैं फ्लैक्स सीड नहीं कंज्यूम कर सकती, ऑयल तो वो बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम कर रही क्योंकि एनोरेक्सिया बहुत ज़्यादा ऑयल से हो जाता है। तो उसको उसके अंदर कॉम्प्लेक्स है इस चीज़ का कि मैंने ऑयल यूज़ किया तो मुझे कुछ होना शुरू हो जाएगा। वो बहुत लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान ऑयल से हो जाता है, वो सीड्स भी नहीं कंज्यूम कर पा रही। इसके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन बताएँ? मैम एवोकाडोस। एवोकाडोस वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, पाकिस्तान के अंदर तो मिलते ही नहीं है, कहाँ मैं उसे एक लेडी भेजी है, मैं एवोकाडोस कैसे करूँगी? वो तो बाहर इतनी मुश्किल से मिलते हैं, आप तो पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई हैं। आप उसे कहोगे कि दुबई से एवोकाडोस मंगवा, और एवोकाडोस के अंदर सिर्फ ओमेगा 3 होता है और वो बहुत कम मिकदार में होता है, वो वाहिद फ्रूट है जिसके अंदर ओमेगा 3 होता है और वो बहुत कम मिकदार में होता है। इसके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन बताएं जो बहुत इजीली अवेलेबल हो। मैम चिया सीड्स होते हैं, पर वो पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है कि उनकी तासीर गर्म होती है या ठंडी होती है। तहरीम, आप कुछ इजाफा करेंगे? तहरीम खालिद। चलिए हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ये नेक्स्ट टाइम से हम उसे आलमंड सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आलमंड्स की इतनी हम उसे अगर मैं 3 to 4 आलमंड्स अगर मैं उसे कह दूं कि अपनी स्मूदी के अंदर आलमंड्स को क्रश फॉर्म में डालेगी, इसके अलावा उसका उसके अंदर खसखस पोपी सीड्स डाल के उसका पानी बना के कंज्यूम कर ले, जिसे हम सरदई हमारी अपनी लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं, तो मैं कहीं ना किसी हद तक उसकी ऑयल्स एंड फैट्स की नीड को पूरा कर सकती हूँ। तो ठीक है, ये वाली चीज क्लियर होगी। आलमंड्स की अगर मैं उसको उसकी तासीर को ठंडा कर दूं सरदई की फॉर्म में, तो मैं उसे इस फॉर्म में भी दे सकती हूँ। ठीक है, फिर आगे ये है कि फास्ट फूड्स की मैंने ये कैटेगरी जो फैट्स को ये पूरा वाले करने के लिए फैट्स को पूरा करने के लिए हम कह सकते हैं दूध की जो बलाई है वो इस्तेमाल करें। दूध की बलाई बहुत सैचुरेटेड फैट हो जाता है, आप उसे इतना नहीं रिकमेंड, क्योंकि इसके दौरान आपका सीवीडी भी आपकी बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन चल रही होती है। तो आप कभी भी किसी पेशेंट को, और हर पेशेंट बलाई नहीं खाता है, ये भी बात याद रखनी है, क्योंकि ठीक हो उस गया। दौरान बहुत हाँ, तो वो सैचुरेटेड फैट इस तरह का आप बलाई नहीं किसी को रिकमेंड कर सकते। आपके पास डीएचए की फेज की आंटी हैं तो आप उसे ये नहीं कहोगे कि दूध की बलाई उतार के खाओ, कभी भी नहीं खाएंगी, और ये बहुत कम लोग खाते थे, तो हर एक को ये पसंद भी नहीं आती है। तो सरदई इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो हर कोई कंज्यूम कर लेता है, बादाम का पानी। ठीक हो गया तो ओके। आप उस जी, फिर उसके बाद है फास्ट फूड्स हैं, फास्ट जंक वाला फूड नहीं है, ये फास्ट वो फूड्स हैं जो कि एनर्जी इनरिच होते हैं। ठीक है, जो आपकी बॉडी को बहुत जल्दी स्टोर्स को आपको उनको रिप्लेनिश कर सकते हैं। जिस तरह फ्रूट बाउल्स आप फ्रूट सैलेड की फॉर्म में बना सकते हो, सोया मिल्क हो गया, ट्यूना फिश हो गया, फिश कोई भी हो सकती है, ट्यूना फिश इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म। फिर इस बार रेजन्स हो गए, योगर्ट हो गई, इजी टू मेक ट्रेल मिक्स हो गया, सैलेड बार्स हो गए, बेबी कैरेट्स होगी, स्ट्रिंग चीज होगी, बॉक्स कैल्शियम फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस, इस तरह की जितने भी चीजें होती है ना, ये बहुत न्यूट्रिएंट इनरिच होते हैं, एनर्जी नहीं न्यूट्रिएंट इनरिच होते हैं, तो आपकी बॉडी के स्टोर्स को रिहेबिलिटेट करने में बहुत जल्दी हेल्प करती हैं। तो ये वो वाले फूड्स हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड करेंगे, उस स्लाइड में क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड ये करेंगे। जो रेजन है पाकिस्तान में यानी रेजन किशमिश को रेजन्स कहते हैं। ओके ओके। और ये स्ट्रिंग चीज जी जी, ये क्या चीज? चीज की एक टाइप होती है स्ट्रिंग चीज, आप कोई भी चीज यूज कर लो। आगे फूड्स टू अवॉइड, ये भी हम लोग पहले ही चीजें इस चीजों को बहुत डिटेल में, जितना भी जंक फूड होता है जो कि
एनर्जी इनरिच होता, न्यूट्रिएंट इनरिच नहीं होता। स्मोकिंग होगी, अल्कोहल होगी, और इसके अलावा इतनी जितनी भी बैड फूड चॉइसेस होती है, ऐसी कोई भी फूड जिनमें प्रिजर्वेटिव्स एंड एडल्ट्रेंट्स होते हैं। अगर आपके पास एक लेडी आती है कहती है कि मैं नेस्ले का जूस डेली कंज्यूम करती हूँ, तो यकीन उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स और एडल्ट्रेंट्स होंगे, तो आप उसे कहोगे कि उससे अच्छा है कि आप घर के अंदर आप फ्रेश जूस बना के कंज्यूम करना शुरू कर दो। हो सकता है कि उसके अंदर उसके माइंड में ये मिथ हो के एडवर्टाइजमेंट तो आती है कि 100% प्योर जूस है, तो आपको ये बेशक ही 100% प्योर होगा, लेकिन इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स और एडल्ट्रेंट्स तो है ना, तो इसलिए आपने इसको अवॉइड करना है। तो जितने भी आपने हर एक फ्रूट का अल्टरनेट फ्रोजन जितने भी मीट एंड वेजिटेबल्स उसके अंदर सैल्मोनेला इस तरह के बैक्टीरियल लोड ज्यादा हो जाता है आपके फ्रोजन फूड्स के अंदर, तो आपने उनको भी अवॉइड करना है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो आप मोस्ट कॉमन कहते होते हो, उसके अंदर योगा सबसे बेस्ट वॉकिंग होता है। ठीक है, आप उन्हें कहेंगे आप 20 to 30 मिनट्स अर्ली इन दी मॉर्निंग, जितनी उनकी एज हो उतनी उन्हें मिनट्स बता दें। अगर 26 की है तो उन्हें कहें कि 26 मिनट्स अर्ली इन दी मॉर्निंग, 26 मिनट्स इवनिंग में। आप कम से कम इतनी आप वॉक ही कर लो, दैट विल बी इनफ। ठीक है, उसके अलावा योगा के होते हैं, हिप मसल्स के लिए होते हैं, कीगल्स के होते हैं, एंकल के लिए होते हैं। उन्हें ये आपका न्यूट्रिशनिस्ट आफ्टर डायग्नोसिस वो करता होता है। अगर उनका बेली फैट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ पड़ा है तो उसके पेल्विक फ्लोर मसल्स की वो बताएगा उस एक्सरसाइज। अगर उसे एडिमा हुआ पड़ा है, उसके फिट में बहुत ज्यादा फैट एक्यूमुलेट हुआ है, तो वो उस टाइप की एक्सरसाइज सजेस्ट करेगा। ये पार्ट्स बॉडी पार्ट्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा अफेक्टेड पार्ट है, फिर उसकी एक्सरसाइज सजेस्ट की जाती होती है। फिर उसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करते हो, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका डिप्रेशन कम होगा, एंजाइटी कम होगी, कामनेस होगी, फटीग काफी हद तक कम हो जाएगी। यकीनन एक्सरसाइज आपकी बॉडी को काफी हद तक रिलैक्स करती है। ठीक है, तो ये वही वाली चीज है कि एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है। तो सेल्फ इमेज इंप्रूव करेगी, रीगेन फिगर को फास्टर कर देगी, ब्लड प्रेशर को बहुत हद तक मैनेज करने में मदद करेगी, ब्लड शुगर को बहुत हद तक मैनेज करने में मदद करेगी। तो ये जितने भी नॉर्मल एक्सरसाइज की बेनिफिट्स होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी वही वाले बेनिफिट्स रहते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड कर लें। स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता लीव करना शुरू हो गए हैं। पेपर है ना जिस तरह से वो स्टार्ट हो गए जी। हाँ जी, फिर आगे ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज मैंने बताई हुई हैं कि ये कीगल्स मसल्स की होती हैं, पेल्विक की होती हैं, अपर बैक की होती हैं, ठीक है, लोअर बैक की होती है। ये डिफरेंट एक्सरसाइज की टाइप्स है, ठीक है, जो कि इस दौरान द मोस्ट बेनिफिशियल है प्रोवन। आगे नेक्स्ट स्लाइड। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर कौन सी मोस्ट कॉमन एनजीओज हैं जो कि काम कर रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर WHO और यूनिसेफ का बहुत ज्यादा रोल है, और ये मैंने वर्ल्ड वाइड बताया कि वर्ल्ड वाइड ये वाली ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ कर रही है, अर्ली मदर केयर है, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पता होना चाहिए जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे WHO और यूनिसेफ की काफी ज्यादा फंडिंग आती है, तो वो काफी ज्यादा आपके इस स्टेटस को इम्प्रूव करने में करे। अगर आप काइंडली अपने रिव्यूज जरूर दिया करें, 1-2 सेंटेंसेस टाइप करने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो हमारी हिम्मत बढ़ाने में काफी हेल्प करते हैं। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में जरूर पूछें, ठीक है। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिए। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है कि यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा नहीं होता कि चटपटी और खट्टी चीजें ज्यादा खाने, ऐसी ऑब्जर्वेशन में, तो ये कोई रीजन है? जी जी, नहीं, ये होता है, ये भी अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करता होता है। वो उस दौरान आपका बिहेवियरल चेंज आ रहे होते हैं ना, तो आपके हार्मोन्स इस तरीके के सिक्रीट हो रहे होते हैं कि जिस तरह की फूड्स की क्रेविंग पैदा कर देते हैं। लेकिन ये कॉमन है, लेकिन ये सेम नहीं होता है। ये भी अगेन लेडीज टू लेडीज वेरी करता है। हर एक के अंदर डिफरेंट टाइप की क्रेविंग्स होती हैं, हर एक का खट्टा मीठा खाने का दिन नहीं करता, कुछ की डिफरेंट टाइप की होती है, इट वेरीज।